हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र सर एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ ट्रिकी टेक्निकल के साथ साथ विभिन्न यंत्रों एवं उपयंत्रों की दक्षताएं लेकर के हाजिर हूँ और आज के टॉपिक से निश्चित रूप से आपके पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। वैसे हम आशा करते हैं कि आज के हमारे टॉपिक से आज के जो आपका यूपीपीसीएल का पेपर जो आने वाला है, उत्पादन का पेपर जो आने वाला है, उसमें एक ही नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से ही मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए प्रारंभ किया जाता है। हाँ, एक बात और है दोस्तों, शिकायत है आपसे, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ लिखा है कि ट्रांसफार्मर या परिणामित्र, ठीक है, ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 0.5 से 0.7 और लैगिंग होती है। लैगिंग मतलब होती है पश्चगामी, ठीक है, और लीडिंग मतलब होता है अग्रगामी। अगला क्वेश्चन है आर्क भट्टियाँ प्रेरण मोटर, तो इनकी दोनों की जो दक्षता होती है वो दोस्तों समान होती है। आर्क भट्टी और मतलब प्रेरण मोटर। आर्क भट्टी कैसी होती है? इस प्रकार की एक भट्टी होती है, इसमें यहाँ पर चार्ज भरा होता है, मतलब यहाँ पर जो चीज़ हमको पिघलानी है वो चीज़ यहाँ पर भरी होती है, मेटल भरा होता है, ठीक है। धात्विक होती है आर्क भट्टियाँ जो होती हैं, इसके द्वारा धातु को गलाया जाता है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोड ऐसे पड़े होते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो क्या करते हैं, टेम्परेचर आर्क उत्पन्न करते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है कि वो मेटल जो इसमें भरा जाता है, जैसे ये मेटल भरा गया, जो पदार्थ भरा गया है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड रहते हैं ऊपर, ठीक है, और इसमें इसके द्वारा ऐसे आर्क उत्पन्न होती है, ठीक है, और इस आर्क के द्वारा ये पिघल जाते हैं, ठीक है। तो ये होती है आर्क भट्टियाँ। और प्रेरण भट्टियाँ क्या होती हैं दोस्तों, ठीक है, ये प्रेरण मोटर लिखा है, प्रेरण भट्टियाँ क्या होती हैं या प्रतिरोध भट्टियाँ क्या होती हैं, इस प्रकार से होती है भट्टी, ठीक है। इसके अंदर ये चार्ज भरा होता है और इसके अंदर जो प्रतिरोध भट्टियाँ होती हैं, ठीक है, ये क्या होती है, इसके अंदर सीधे सीधे इलेक्ट्रोड पड़े होते हैं, इसको, ठीक है, प्रतिरोध भट्टी भी कह सकते हैं। चलिए देखिए आगे लिखा है आर्क भट्टियाँ व प्रेरण मोटर, इसका जो पावर फैक्टर होता है 0.8 से कम लैगिंग। अगर जो इंडक्शन मोटर, जो 3 फेज का जो प्रेरण मोटर होता है, अगर ये फुल लोड पर है तो इसका जो पावर फैक्टर है ये आपका 0.85, ठीक है, 85 तक हो जाता है, ठीक है, लोड पर इसका पावर फैक्टर प्रेरण मोटर का 0.85 तक हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगला है कि आर्क लैंप और आर्क वेल्डिंग, ठीक है। जब शब्द आ गया आपका आर्क लैंप और आर्क वेल्डिंग, इनकी दोनों की दक्षता लैगिंग होती है। आर्क का जो परिपथ होता है वो प्रतिरोधी होता है, ऋणात्मक, ठीक है। आर्क लैंप और आर्क वेल्डिंग, इनकी दोनों की जो दक्षता होती है वो 0.3 से 0.5 लैगिंग मतलब पश्चगामी होती है। अगला है दोस्तों सोडियम लैंप। जो सोडियम लैंप होते हैं 2 प्रकार की, एक हाई प्रेशर एक लो प्रेशर, ठीक है। जो सोडियम लैंप है इसकी दक्षता 0.4 से 0.6 होती है, 0.6 लैगिंग होती है। अगला है प्रतिदीप्ति लैंप। जो प्रतिदीप्ति लैंप है इसकी दक्षता भी 0.4 से 0.6 लैगिंग होती है। अगला मरकरी वेपर लैंप या पारद लैंप, इसकी दक्षता 0.4 से 0.5 होती है दोस्तों। अगला है नियॉन लैंप। जो नियॉन लैंप होता है, नियॉन साइन लैंप, इसकी दक्षता 0.4 से 0.5 होती है दोस्तों। अगला है प्रतिरोध वेल्डिंग। जो प्रतिरोध वेल्डिंग होती है, प्रतिरोध वेल्डिंग का मतलब जैसे मान करके चलिए C1 वेल्डिंग है, ठीक है, C1 वेल्डिंग है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ बीच में इसके अंदर होते हैं एलिमेंट लगे होते हैं और ये इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं 2 सर्किल। इसके बीच में कोई भी हमको 2 पत्तियाँ अगर हमको जोड़नी है या 2 जाब अगर हमको जोड़ना है या वेल्ड करना है तो इसके बीच से होकर के गुजार देते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आर्क उत्पन्न नहीं होती है। जो प्रतिरोध वेल्डिंग होता है, ठीक है, इसको प्रेशर वेल्डिंग भी कहा जाता है। जो आर्क वेल्डिंग होता है उसको नॉन प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रतिरोध वेल्डिंग का जो दक्षता होती है वो 0.7 या इससे कम होती है। अगला है पंखा, ठीक है, पंखा जो सीलिंग फैन होता है या टेबल फैन होता है इसका 0.5 से 0.7
होता है पावर फैक्टर। अगला है तुल्यकालिक मोटर या सिंक्रोनस मोटर। इसका लैगिंग और लीडिंग मतलब इसका जो पावर फैक्टर होता है ये संवेदनशील होता है, मतलब इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। अगला है तुल्यकालिक संधारित्र, इसको सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। ठीक है। इसकी जो दक्षता होती है ये लैगिंग और लीडिंग ये भी संवेदनशील होती है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगला है दोस्तों ताप दीप्ति लैंप। ठीक है। ताप दीप्ति लैंप इनकंडेंसेंट लैंप कहते हैं। ठीक है। इसी को इनकंडेंसेंट लैंप कहा जाता है, जैसे सूर्य बल्ब वगैरह ये आते हैं ना। ठीक है। सूर्य का है, प्रकाश का है, ये जो बल्ब आते हैं फिलामेंट लैंप इसको कहते हैं। ठीक है। इनका पावर फैक्टर यूनिटी होता है, इकाई होता है। ठीक है। प्रतिरोध तापक ये हीटर होता है। ठीक है। और हीटर का जो भी आपका पावर फैक्टर होता है वो भी इकाई शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है। ठीक है। रोटरी कन्वर्टर जो होता है वो AC/DC दोनों प्रकार करता है। ठीक है। जो रोटरी कन्वर्टर होता है इसका भी पावर फैक्टर एक है। DC मोटर चाहे श्रेणी हो, शंट हो, कंपाउंड हो, इनका सबका पावर फैक्टर दोस्तों इकाई होता है। अगला है यूनिवर्सल मोटर। ठीक है। DC जनरेटर, जो DC जनरेटर है ये श्री शंट कंपाउंड होते हैं 3 प्रकार के, इनका भी पावर फैक्टर 0 होता है। ठीक है। अगला है जो पावर फैक्टर होता है वो इकाई होता है। ठीक है। शक्ति गुणक जो होता है वो इकाई होता है। अगला है यूनिवर्सल मोटर, इसको सार्वत्रिक मोटर भी कहा जाता है दोस्तों। इसका जो पावर फैक्टर इसकी जो पावर फैक्टर इसका जो होता है वो कितना होता है, इकाई होता है। ये यूनिवर्सल मोटर है ये AC/DC दोनों प्रकार करता है। ठीक है। और इसका भी पावर फैक्टर जो होता है वो इकाई होता है। अगला है दोस्तों सरागे मोटर। जो सरागे मोटर का जो शक्ति गुणक होता है पावर फैक्टर होता है। ठीक है। सरागे मोटर का पावर फैक्टर लैगिंग, लीडिंग और इकाई, इस मोटर का पावर फैक्टर तीनों प्रकार का होता है। दोस्तों ये मोटर जो सरागे मोटर है इसको स्क्रेज मोटर के नाम से भी जानते हैं। और इस मोटर का गुण है कि इसको लोड पर भी हम सरागे मोटर यदि लोड पर है तो लोड पर होने के बावजूद भी ये शक्ति गुणक का संशोधन कर सकती है। जबकि जो सिंक्रोनस कंडेंसर होता है, सिंक्रोनस जो मोटर होता है उसके द्वारा जब हम सिंक्रोनस कंडेंसर के द्वारा या सिंक्रोनस मोटर के द्वारा जब शक्ति गुणक का संशोधन किया जाता है तो लोड को हटा दिया जाता है। जबकि सरागे मोटर के द्वारा शक्ति गुणक का संशोधन किया जाता है तो हम क्या करते हैं कि लोड बना रहे या लोड ना रहे, दोनों स्थिति में ठीक है शक्ति गुणक का संशोधन कर देती है ये। अब दोस्तों वैद्युत भार के प्रारूप, मतलब किस स्थान पर कितना विद्युत का भार होता है ये चीज़ है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि विद्युत भार और इधर क्षमता। ठीक है। विद्युत भार और इस साइड में है आपकी क्षमता दी गई है, विद्युत भार और क्षमता। तो यहाँ क्या करना है कि घरेलू भार जो होता है, जो हम लोग घरेलू कनेक्शन लेते हैं, ये अधिकतम जो है 5 किलोवाट तक होता है। दोस्तों आर के राजपूत की बुक में 5 किलोवाट दिया गया है। ठीक है। और YD शर्मा में यही चीज़ 10 किलोवाट लिखा हुआ है। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में 5 किलोवाट ज़्यादातर उठाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ व्यवसायिक भार, जो व्यापार के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे दुकान वगैरह ये होती है, इसका भी 5 किलोवाट होता है। अगला है औद्योगिक भार। ठीक है। औद्योगिक भार जो होता है ठीक है ये 5 किलोवाट से ऊपर होता है। कुटीर उद्योग इसका होता है 5 किलोवाट के आसपास। ठीक है। लघु उद्योग 5 किलोवाट से 25 किलोवाट तक इसके कनेक्शन दिए जाते हैं या भार होता है। ठीक है। अगला है मध्यम उद्योग के अंतर्गत जो है जो कनेक्शन दिया जाता है ये 25 किलोवाट से 100 किलोवाट तक होता है। बड़े उद्योग इसमें 100 किलोवाट से 500 किलोवाट तक होता है। भारी उद्योग के लिए 500 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन दिए जाते हैं। भारी उद्योग जैसे स्टील प्लांट है और रेलवे के जो कोच वगैरह ये सब निर्माण जो होता है वहाँ पर। ठीक है। इन सभी स्थानों पर भारी उद्योग जो है इन सभी स्थानों पर तो 500 किलोवाट से ऊपर। रेलवे का जो लोड रहता है वो पूरी ट्रेन इसी से चलती है तो उनका जो रहता है भार ठीक है ये भारी उद्योग है, इसका 500 किलोवाट से ऊपर रहता है। ठीक है। विद्युत रेल लोड ये जो होता है 25 kV वोल्टेज होती है और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ये 25 HZ से और 16 सही 2/3 HZ, या इसी को हम कह सकते हैं कितना 50/3 हर्ट्ज। तो 25 किलोवोल्ट से 25 किलोवोल्ट पर 25 हर्ट्ज पर विद्युत ट्रेन जो है वो चलती है। यूनिवर्सल मोटर या फिर हम DC सीरीज मोटर का उपयोग विद्युत ट्रेन में या ट्रामवे में करते हैं दोस्तों।
अगला पॉइंट है नगर प्रदीपन। तो दोस्त अगला पॉइंट है आपका विद्युत सिंचाई भार। जो खेतीबाड़ी के लिए जो कनेक्शन लिए जाते हैं ये 7.5 किलोवाट से जनरली 25 किलोवाट तक होता है, जो समरसेबल खेतों वगैरह में लगाई जाती है। ठीक है। जो सरकारी नलकूप होते हैं उनको दोस्तों याद रखना, जो सरकारी नलकूप होते हैं उनको मतलब विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उनकी जो लाइन जाती है वो विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। सरकारी नलकूपों को याद रखना। ठीक है। चाहे वो सिटी में हो चाहे वो देहात में हो, विश्व बैंक के नाम से उसका जो सप्लाई जाता है वो विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नगर प्रदीपन। तो दोस्तों नगर प्रदीपन का भार हमको उपलब्ध नहीं हुआ है। अगर आप में से किसी को भी अगर उपलब्ध हो जाता है तो इसको कृपया करके इसके कमेंट में ज़रूर लिख करके भेज दें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि विभिन्न यंत्रों एवं उपयंत्रों की दक्षताएं। ठीक है। तो यहाँ लिखा है पहला पॉइंट है मॉडर्न या आधुनिक परमाणु शक्ति संयंत्र। इसकी दक्षता जो होती है ये 30 से 55% तक होती है। दोस्तों तापीय शक्ति संयंत्र या भाप शक्ति संयंत्र, जो कोयले के द्वारा विद्युत का जो उत्पादन किया जाता है, ठीक है, इसमें इसकी दक्षता जो होती है ये 25 से 30% होती है। हाइड्रो ये जल शक्ति संयंत्र की दक्षता जो होती है वो 80 से 90% होती है। दोस्तों डीजल शक्ति संयंत्र की जो दक्षता होती है ये कितनी 35 से 42% तक होती है। अगला है सोलर शक्ति संयंत्र, इसकी दक्षता होती है 35%। दोस्तों ये कई बार पूछा गया है पेपर में। ठीक है। हाइड्रो वाला भी आया है। यहाँ है अगली कपलान टरबाइन की दक्षता ये 90% तक होती है। ठीक है। सोलर सेल की दक्षता ये 70% होती है। अगला है प्रेरण भट्टी की दक्षता ये 60 से 80% होती है। अगला है ज्वारीय शक्ति संयंत्र की दक्षता, जो ज्वार भाटा जो आता है ज्वारीय शक्ति संयंत्र कहलाता है। ठीक है। ज्वारीय शक्ति संयंत्र की दक्षता जो होती है वो दोस्तों होती है जनरली 80%। गोबर गैस शक्ति संयंत्र की दक्षता होती है 35%। अगला है पवन शक्ति संयंत्र। ठीक है। जो पवन शक्ति संयंत्र है इसकी दक्षता जनरली 40% होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धारा की दक्षता ये होती है 90 से 98%। दोस्तों अगला है प्रत्यावर्तक की अधिकतम दक्षता, जो अल्टरनेटर होते हैं उसकी अधिकतम दक्षता 80 से 85% होती है। तुल्यकाली मोटर की दक्षता दोस्तों 99 तक होती है, क्योंकि सिंक्रोनस होता है, उसमें किसी भी प्रकार का लॉसेस होता है, केवल हिस्टैरिसीस लॉसेस या हम कह सकते हैं केवल आयरन लॉसेस में होता है। अगला है यहाँ पर 3 फेज प्रेरण मोटर की दक्षता। जो 3 फेज प्रेरण मोटर है, ठीक है, 3 फेज प्रेरण मोटर इसकी दक्षता जो होती है जनरली 50% से कम होती है। ऐसा ही डीसी मोटरों में होता है। डीसी मोटरों की जो दक्षता होती है वो 50% से कम या 1/2 से कम होती है। अगला है डीसी जनरेटरों की दक्षता। जो डीसी जनरेटर होते हैं इसकी मतलब 95% होती है। जो एसी जनरेटर या अल्टरनेटर होते हैं इनकी दक्षता जो होती है 80 से 85% होती है। अगला है दोस्तों सीड्स लोड, मतलब जिसको पीक लोड कहते हैं। शक्ति संयंत्र की दक्षता जो होती है ये 50 से 75, जैसे मान लो डीजल प्लांट वगैरह ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला है दोस्तों ट्रांसफार्मर की दक्षता। जो ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पावर ट्रांसफार्मर और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी दक्षता जनरली होती है 95 से 98%। जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं जिनको वितरण ट्रांसफार्मर कहा जाता है, उनकी दक्षता 1/2 या फिर 50% फुल लोड पर होती है। तो दोस्तों याद रखना हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हमारे अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से ही लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।